तो राष्ट्रपति की तीसरी जो महत्वपूर्ण शक्ति है वह है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति है कि भारतीय राष्ट्रपति को व्यापक वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अनुच्छेद 109 के अंतर्गत कोई भी धन विधेयक है, धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किसमें प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि अनुच्छेद 112 के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के समक्ष संघ का वार्षिक आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करता है। और वार्षिक आय व्यय को क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो बजट राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति से ही वो उसको संसद यानी लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। उसके बाद आगे दे रखा है अनुच्छेद 113 के तहत बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के संसद से किसी भी प्रकार की धन की मांग नहीं की जा सकती। अगर कार्यपालिका संसद से धन की मांग करती है तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही की जा सकती है। अब जैसे आपको बता रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि है, भारत की आकस्मिक निधि जिसको संचित निधि बोलते हैं, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि से कोई धन निकालना हो, कोई राशि निकालनी हो तो वे राष्ट्रपति की अनुमति से निकाली जाती है। राष्ट्रपति की अनुमति से ही निकाली जा सकती है। इसके अलावा कोई भी धन से संबंधित पूरक या अनुपूरक मांग रखनी हो संसद के समक्ष, पूरक या अनुपूरक मांग, तो भी राष्ट्रपति की अनुमति से ही रखी जा सकती है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अनुच्छेद 117 में वित्त से संबंधित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो ये वित्त विधेयक के, तो वित्त से संबंध, मैंने आपको धन विधेयक के बारे में बता दिया था अनुच्छेद 109 के अंतर्गत, ठीक है, कि वे राष्ट्रपति की अनुमति से ही लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अलावा वित्त विधेयक की बात की गई है तो वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 के अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से संसद में प्रस्तुत की जाती है, अर्थात लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं धन विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक की बात कर लेते, थोड़ी सी माइनर डिफरेंसेस में वित्त विधेयक। तो आपको पता है धन विधेयक के संदर्भ में कोई विवाद हो तो उस विवाद का प्रमाणीकरण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष। ये तो आपको, अब जो वित्तीय संबंधी प्रस्ताव होते हैं वित्त विधेयक होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि समस्त वित्तीय प्रस्ताव वित्त विधेयक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो वित्त विधेयक के अंतर्गत धन विधेयक निहित होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होता, लेकिन प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, किसी विधेयक के पारित हो जाने पर भारत की संचित निधि से व्यय करना हो तो उस पर संसद का कोई सदन तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि राष्ट्रपति ने उस पर विचार करने की सिफारिश ना की हो। इसके अलावा पूरक अनुपूरक मांग मैंने आपको पहले ही बता दी थी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति वित्त आयोग के सदस्यों और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्य सरकार के ऑडिटिंग की जाती है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आयकर और अन्य करों से प्राप्त आय को केंद्र और राज्यों के मध्य बंटवाता है। किसके सिफारिश के आधार पर? वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर। तो ये बहुत सारी राष्ट्रपति को वित्तीय शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। उसके बाद
जो राष्ट्रपति की जो इम्पोर्टेंट शक्ति है वह है क्षमादान की शक्ति, जिसको न्यायिक शक्ति बोलते हैं। राष्ट्रपति को कुछ न्यायिक शक्तियाँ भी प्रदान की गई है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ प्रदान की गई है। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वे किसी सजा पाए व्यक्ति को क्षमादान दे सके। न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने, दंड को कम करने और दंड को बदलने की शक्ति प्राप्त है। वो दंड को कम भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, वो ज़्यादा को कम कर सकते हैं, कम को ज़्यादा नहीं करते हैं, ज़्यादा को कम कर सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं आजीवन कारावास। आजीवन का मतलब क्या होता है? जब तक जिएगा, जब तक जेल में रहेगा, आजीवन। आजीवन कारावास को कम करके उम्र कैद में बदल सकता है। उम्र कैद, उम्र कैद का मतलब होता है समय विशेष की अवधि से 10 वर्ष हो सकती है, 20 वर्ष हो सकती है, 15 वर्ष हो सकती है, कम कर सकता है। और राष्ट्रपति ऐसा भी कर सकता है कि बिल्कुल माफ़ कर दे, कि अपराधी को उस स्थिति में ले आए कि उसने कभी अपराध किया ही नहीं। इसके अलावा मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी शक्ति हैं इसमें, देर का है, कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति 3 प्रकार के मामलों में कर सकता है। पहला, उन सभी मामलों में जहां दंड किसी सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो। सैनिक न्यायालय द्वारा अगर दंड दिया गया है, उसके संबंध में राष्ट्रपति जो सज़ा को कम कर सकते हैं, बदल सकते हैं, बिल्कुल माफ़ भी कर सकते हैं। दूसरा, उन सभी मामलों में जहां दंड ऐसे अपराध के लिए दिया जाता है जो संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 53। और संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत वही आता है कौन से? जिन पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त होता है। और तीसरा, उन सभी मामलों में जिनमें मृत्युदंड मिला हो। जिनमें क्या मिला हो? मृत्युदंड मिला हो। तो ऐसे सभी मामलों में राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्ति का राज्यों के राज्यपालों और सैनिक न्यायालयों के सैनिक अधिकारियों को क्षमादान संबंधी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल को और सैनिक अधिकारियों को भी ये न्यायिक शक्तियाँ दी गई हैं, लेकिन उनकी न्यायिक शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति से, न्यायिक शक्ति। क्योंकि शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति अपने मंत्रियों के परामर्श से करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श या कैबिनेट के परामर्श के आधार पर काम करता है। इस प्रकार हमने आपको बताया राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन किया। सामान्यकालीन शक्तियों में एक शक्ति को जोड़ सकते हैं हम, राजनयिक शक्तियाँ। राजनयिक शक्तियाँ, राजनयिक शक्तियों में आपको पता है, मैंने पहले बताया कि विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है। विदेशों में या राजदूतों की नियुक्ति करता है। राजदूतों की नियुक्ति और विदेशों से आए राजदूतों के जो विदेश से आए भारत में, उनके नियुक्ति पत्रों को स्वीकार करता है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते हुए राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो ये राजनयिक शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन हमने कर लिया। तो आपसे ये राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ सभी नहीं पूछी जाएंगी। 4 नंबर का प्रश्न बन सकता है, 6 नंबर का बन सकता है। तो उसमें आपसे 4 नंबर का बनेगा तो आपसे पूछ सकते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को समझाओ या विधायी शक्तियों को समझाओ। और 6 नंबर का पूछा जाएगा तो पूरी यानी कुल मिला के राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, जो कि हमने प्रारंभ किया था। तो हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति की शक्तियों को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं, सामान्यकालीन और आपातकालीन। तो सामान्यकालीन शक्तियों का अध्ययन हमने कर लिया। अब हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? आपातकालीन शक्तियों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आपातकालीन शक्तियों, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का प्रावधान किया गया है। और ये आपातकालीन जो शक्ति हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण की है, जर्मनी के वीमर संविधान से। और ये देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए की गई है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपातकालीन संकटकालीन शक्तियाँ 3 प्रकार की हैं, जिनका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। और आपातकालीन शक्ति यानी आपातकालीन शक्ति का प्रयोग
जब किया जाता है तो सारा जो शासन है राष्ट्रपति के निर्देशन में चलता है, यह आपको तथ्य ध्यान रखना है। तो राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत इसका पर्टिकुलर प्रचलित नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये मूल रूप से मूल की बात, जब मूल संविधान में क्या प्रावधान किया गया था, बाद में परिवर्तन क्या किए गए उसका अध्ययन हम अभी आपको कराएंगे। तो मूल संविधान में ये प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो वह आपको बताए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। घोषणा की जगह उद्घोषणा शब्द का प्रयोग किया गया, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर यह काम, यानी उद्घोषणा, यानी वो कहते हैं तो ही वह घोषणा करता है, इसलिए उसको उद्घोषणा बोलते हैं। अब तक इस अनुच्छेद के अंतर्गत 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो पहली बार लगाया 1962 में जब भारत पर चीन ने आक्रमण किया, दूसरी बार लगाया 1971 में जब भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ, और तीसरा लगाया 1975 में, जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया। तो जब ये आंतरिक अशांति के आधार पर तीसरी बार आपातकाल लगाया तो प्रशासन के द्वारा और शासन, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा आपको तय, और बाद में प्रशासन के द्वारा आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया। और इसी दुरुपयोग को रोकने के लिए आपको पता है, जब 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में आपको पता है कि जनता दल की सरकार आई, तो उन्होंने भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन किया, जिसके माध्यम से आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग के बारे में, उद्घोषणा के बारे में कुछ संशोधन किए। उन संशोधनों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहला संशोधन उन्होंने क्या किया, पहला संशोधन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, 44वें संविधान संशोधन के 1978 के माध्यम से, कब 1978 के माध्यम से पहला प्रावधान क्या किया गया कि आंतरिक अशांति की जगह आंतरिक अशांति इसको शब्द को हटा दिया गया और इसकी जगह कौन सा शब्द उपयोग में ले लिया गया, सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। यानी 44वें संविधान संशोधन के बाद यदि आपातकाल लगेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में या भारत की सुरक्षा संकट में, तो आपातकाल की उद्घोषणा की जा सकती है। तो आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र शब्द या सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया, पहली बात। दूसरी बात हम बात करेंगे 44वें संविधान संशोधन में, दूसरी बात इसमें जोड़ी गई कि पहले 44वें संविधान संशोधन से पहले स्थिति ये थी कि प्रधानमंत्री मौखिक रूप से राष्ट्रपति को सिफारिश करता था, मौखिक रूप से, और राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर देता था, जैसा कि 3 बार पहले किया गया। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये कर दिया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, अब ये मंत्रिमंडल शब्द उपयोग में किया गया पहली बार, मंत्रिमंडल से, मंत्रिमंडल जब लिखित सिफारिश करेंगे, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी।
तो ये मंत्रिमंडल शब्द पहली बार उपयोग में लिया गया, क्योंकि मूल संविधान में मंत्री परिषद शब्द ही आया है, लेकिन मंत्रिमंडल शब्द 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से उपयोग में लिया गया था। यानी मौखिक रूप से नहीं, बल्कि अब लिखित रूप में, जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सहित लिखित रूप में राष्ट्रपति महोदय को सिफारिश करेंगे, तभी आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी, चाहे 352 के अंतर्गत हो, चाहे 356 के अंतर्गत हो, चाहे 360 के अंतर्गत हो। तीसरी इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि आपातकाल की उद्घोषणा के अगर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लगा है, तो आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद इसको उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद इसे क्या करे, अनुमोदित करे। संसद इसे क्या करे, अनुमोदित करे, अन्यथा ये 1 महीने बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और अगली बात इसमें, यदि संसद ने इसको अनुमोदित कर दिया तो ये 6 माह तक चलेगा, और 6 माह के बाद 6 माह के बाद इसको आगे बढ़ा सकते हैं। हर 6 माह संसद इसको अनुमोदित करे, संसद ने एक बार अनुमोदित कर दिया तो वो 6 माह तक चलेगा, फिर 6 माह के लिए, इस प्रकार इसको लंबी अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हम कह सकते हैं कि 1962 में जब आपातकाल लगाया गया तो वह आगे तक 67 तक चले, 5 साल आपातकाल चला, तो 6 महीने के लिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इसमें दे रखा है कि चौथा इस बात इसमें दे रखी है कि जब 1975 में जब आपातकाल लगाया गया तो मानव के यानी मौलिक अधिकारों का अत्यधिक मात्रा में उल्लंघन किया गया। आपातकाल का विरोध करने वाले लोगों को उठाया गया, छात्रों को उठाया गया, पुलिस ने एनकाउंटर में उनको मार दिया। इसलिए ये कहा गया कि अनुच्छेद 22 यानी अनुच्छेद 21 प्राण और देह स्वतंत्रता के प्राण व दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी इसको प्रभावी बना दिया गया कि चाहे कोई सा भी आपातकाल लग जाए, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता, लोगों को जीवन के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये सारे प्रावधान किए गए 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। उसके बाद हम दूसरे आपातकाल की बात करेंगे। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है उसको राष्ट्रीय आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मेन बात मैंने आपको बताई कि ये कब लगता है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के आधार पर पूरे भारत में या भारत के किसी क्षेत्र विशेष में राष्ट्रपति द्वारा लगाया जा सकता है। और अब ये कब लगाया जाएगा, जब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे लिखित रूप में, और आपातकाल की उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद उसको अनुमोदित करे। एक बार अनुमोदित करने के बाद वो 6 माह तक चलेगा, उसके बाद संसद उसको 6 माह के अनुमोदन के बाद आगे बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद 21 को किसी भी आपातकाल के दौरान आपको होता है सीमित नहीं किया जा सकता या समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके बाद हम और इसका एक प्रचलित नाम है राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है उसका प्रचलित नाम क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। अब हम बात करेंगे दूसरे आपातकाल की, जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगाया जाता है। इसको एक शब्द में बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति शासन। ये प्रचलित नाम है इसका, राष्ट्रपति शासन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राज्यों में राष्ट्रपति या आपातकाल लगाया जाता है उसका प्रचलित नाम, उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम है राष्ट्रपति शासन। तो इसमें अनुच्छेद 356 के अंतर्गत स्पष्ट किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल अथवा अन्य किसी माध्यम से ज्ञात हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों यानी संविधान ने जो प्रावधान किए, संविधान के जो कानून हैं
उनके अनुसार नहीं चलाया जा रहा है, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है और इस स्थिति को सामान्य बोलचाल की भाषा में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना कहते हैं। तो कुल मिला के कि जब राज्य का सर संविधान के अनुसार नहीं चल रहा हो या संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए तो राज्यपाल या अन्य विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से राष्ट्रपति को पता लग जाता है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, या ऐसा बोल सकते हैं अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपातकाल लगा देते हैं, जिसको प्रचलित भाषा में राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। अब इसके क्या क्या प्रभाव होंगे हम देखेंगे। सबसे पहले आपको वही मैंने आपको बताया लिखित रूप में सिफारिश करें, लेकिन राष्ट्रपति की ऐसी उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी, जहां दोनों सदनों द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, पृथक पृथक अनुमोदन आवश्यक है। यानी मैंने आपको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बताया था कि उद्घोषणा के 1 माह के भीतर संसद अनुमोदन करे, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि उद्घोषणा के 2 माह के भीतर संसद अनुमोदन करे। ये 1 माह का और ज़्यादा इसमें डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बाद ये 6 माह के लिए बढ़ सकता है आगे, 6 माह के लिए, वही एक बार अनुमोदन कर दे तो 6 माह के लिए, और अधिकतम किसी भी राज्य में 3 वर्ष लग सकता है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो आपातकाल लगा जाता है उसको असीमित अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई समय विशेष की अवधि नहीं दी, लेकिन यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है उसकी अधिकतम अवधि 3 वर्ष है, यानी 3 वर्ष से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। अब लेकिन इसमें मैंने आपको बताया 2 माह के भीतर संसद अनुमोदित कर दे तो अनुमोदन के बाद ही 6 माह तक चलेगा, और 6 माह तक फिर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन और है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष की अधिक अवधि के लिए तभी जारी कर सकता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर का, कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कब जारी रह सकता है, जब उसमें 2 कंडीशन हो। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, जब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहले से ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो, और दूसरा चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी राज्य में 1 वर्ष से अधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। 2 कंडीशन है कि पहले से आपातकाल लगाओ अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, और चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्यों में चुनाव कराना संभव नहीं है, तभी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू रह सकता है। और इसके बाद लेकिन किसी भी परिस्थिति में, चाहे कोई सी परिस्थिति हो, किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। 3 अधिकतम कितना हो सकता है, 3 वर्ष तक, 3 वर्ष से ज़्यादा की अवधि के लिए नहीं रह सकता। अब हम बात करेंगे ये सर्वप्रथम अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया पंजाब राज्य में। सर्वप्रथम पंजाब राज्य में इसका प्रयोग किया गया, जब पंजाब को पेप्सू राज्य के नाम से जानते थे, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग पंजाब में किया गया। विभिन्न राज्यों में 100 से अधिक राज्य, यानी कुल मिला के इसका दुरुपयोग हुआ है, और 100 से अधिक राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और इसका दुरुपयोग भी होता है, ये विवाद का केंद्र और राज्यों के मध्य सर्वाधिक विवाद का विषय है, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों की विरोधी पार्टियों की सरकारों को गिराने के लिए आपको पता है इस अनुच्छेद के माध्यम से जब राष्ट्रपति शासन लग जाता तो राज्य सरकार बर्खास्त कर दी जाती है, यहाँ तक कि विधानसभा को भी भंग किया जा सकता है। तो इस प्रवृत्ति ने केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों को भी प्रभावित किया है, इसलिए इसको न्यायपालिका में भी चुनौती दी जा सकती है। और कई राज्यों में इसका उदाहरण है कि सर्वोच्च न्यायपालिका ने और उच्च न्यायालयों ने भी आपको पता है कि राष्ट्रपति शासन को निरस्त कर दिया है, इसलिए ये विवाद का विषय। और एक बड़ा प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत लगाया जाएगा उसको नहीं, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो आपातकाल लगाया जाता है उसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि इसके राजनीतिक दुरुपयोग की संभावना होती है। इसलिए
सर्वोच्च न्यायपालिका ने अपने निर्णय में दिया। SR मुंबई विवाद में सर्वोच्च न्यायपालिका ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो केंद्र द्वारा आपातकाल लगाया जाता है उसमें राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है, इसलिए इसको न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद हम बात करेंगे तीसरे आपातकाल की, जो अभी तक नहीं लगा है। ये प्रश्न बनता है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगता है और ये वित्तीय आपातकाल भारत में भी नहीं लगा है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की वित्तीय स्थायित्व संकट में, भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में है, तब वे वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये कंडीशन ये अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और उसके बाद जब घोषणा हो जाए तो 2 माह के भीतर संसद इसका अनुमोदन करे। अनुमोदन कर दिया तो क्योंकि उसके बाद इसको आगे बढ़ा देते हैं, लेकिन भारत में अभी तक ऐसी परिस्थिति नहीं आई है। तो वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल में राष्ट्रपति सभी अधिकारियों, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, के वेतन भत्तों में कटौती कर सकता है। तो अभी तक नहीं लगा है। तो ये तीनों आपातकाल हो गए। अनुच्छेद 352 के अंतर आपातकाल लगा जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत लगाया जाता है, जिसको बोलते हैं वित्तीय आपातकाल। तो प्रश्न वित्तीय आपातकाल के बारे में भी बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत या कौन सा आपातकाल अभी भारत में नहीं लगा है। तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है। अब प्रश्न ये उठता है कि राष्ट्रपति को इतनी व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गई आपातकाल की, तो क्या भारत का राष्ट्रपति तानाशाह बन सकता है? तो इसका आंसर ये होगा कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह नहीं बन सकता, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कोई कार्य करता नहीं, वह नाम मात्र की कार्यपालिका है। राष्ट्रपति शासन या आपातकाल लगाया जाएगा तो आपातकाल प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के आधार पर ही लगाया जाएगा, और लगाने के बाद जो आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करता है वह भी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सिफारिश के आधार पर ही करता है। इसलिए भारत का राष्ट्रपति शक्ति तानाशाह नहीं हो सकता। इसमें स्पष्ट किया कि संवैधानिक रूप से सामान्य एवं संकट काल में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन वे इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता नहीं है। वास्तविक प्रयोगकर्ता कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। संवैधानिक प्रावधानों और परंपराओं के कारण वे इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही करता है। तो मंत्रिमंडल, मूल संविधान, आप कन्फ्यूज मत होना, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से मंत्रिपरिषद की जगह क्या शब्द प्रयोग किया गया है? मंत्रिमंडल। इस कारण राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष होकर सम्मान का प्रतीक माना जाता है। वे शासनाध्यक्ष शक्ति का प्रतीक नहीं, क्योंकि शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। शासनाध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है। इस प्रकार हमने राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन कर लिया।